gout, or in which we see the several images or radiographic images also, and ultrasound images, and also the several histopathological images in this, and first we start with the gout. सबसे पहले हम समझते हैं कि ये गाउट होता क्या है। ये क्या होता है, एक तरह से जैसे कि मान लीजिए कि अगर हाइपर यूरिसीमिया होता है, यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ता है और मोर देन लगभग अगर क्या होता है कि 6.8 mg से अगर ज़्यादा होता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये गाउट को प्रिसिपिटेट कर सकता है। और ये नॉर्मली कहाँ पे प्रीफर करता है, जो भी जो पेरिफेरल ज्वाइंट्स है, जो डिस्टल्स ज्वाइंट है, उस पर ये प्रीफर करता है। कारण क्या है कि वहाँ करने का कि जो भी हाइपर यूरिशेमिया होता है उनको, जैसे मान लीजिए कि यूरिक एसिड है, वो सॉल्युबिलिटी उसकी प्रॉपर यूरेट की सॉल्युबिलिटी होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो इनहेरेंट जो सॉल्वेंट होता है, पुअर सॉल्वेंट होता है किसके लिए, आपके यूरिक एसिड के लिए। तो जिसके कारण क्या होता है कि अगर किसी कारणवश अगर मान लीजिए अगर लो टेम्परेचर को प्रीफर करता है, तो वो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा कि वो प्रिसिपिटेट बन जाएगा। फिर इसके बाद से अगर बात करते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी हाइपर यूरिसेमिया हो रहा है या कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, चाहे बॉडी से जो एक्सक्रीशन जो हो रहा है, उसका एलिमिनेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसके चलते क्या होगा कि इसमें जो डिपोजिशन होगा MSU का, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का जो इसमें डिपोजिशन होगा, सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का। और मान लीजिए कभी जैसे कि अल्कोहलिक्स अगर कोई पेशेंट है, तो अल्कोहलिक्स पेशेंट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो टर्नओवर बढ़ेगा, सेल में टर्नओवर बढ़ेगा, तो उस टर्नओवर के चलते क्या होगा कि प्यूरिन्स का जितना टर्नओवर बढ़ेगा तो इसका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर मान लीजिए अगर कोई पेशेंट अगर कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसमें जो DNA है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब टूटेगा, तो उसके चलते क्या होगा कि जो भी उसमें जो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं, चाहे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, चाहे DNA जो है, उसमें क्या वो एलिमिनेट करेगा, जो जितने भी उसमें आपको मान लीजिए कि नाइट्रोजन बेस होता है वो डीनेचर होगा, तो उसके चलते भी क्या होगा, प्यूरिन जैसे हम कह सकते हैं वो डीनेचर होगा, तो उसमें भी यूरिक एसिड का ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन कराएगा। तो बहुत सारा जैसे कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, चाहे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जैसे मान सकते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल में जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, फिर जेनेटिक डिजीज़ लाइक जैसे AGPRT सिंड्रोम हो गया, जो एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, और जिसमें कि आप लेस निहान सिंड्रोम को हम लोग पढ़ेंगे जब यूरिक एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ इमेज सेक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। फिर इसके वजह से मान लीजिए कि ओबेसिटी जो है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, चाहे डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, चाहे समटाइम्स मे बी ड्यू टू द chronic kidney disease, it can precipitate it, or the several drugs like you can use, if the patient can use diuretics like thiazides, which can also precipitate or increase the uric acid in our body, and several drugs like in which we use like in the ATT, anti-tubercular drugs like pyrazinamide ethambutol and cyclosporin may also precipitate this gout disease। और इस gout में क्या होगा, सबसे पहले डिस्टल्स ज्वाइंट्स पे ये जो अफेक्टेड होगा, ये रेडनेस और ये जो स्वेलिंग आपको दिख रहा है। इसमें अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है कि अगर पेशेंट के ग्रेट टो पे अगर ये रेडनेस है, स्वेलिंग है, बर्निंग पेन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो टर्म है इसको कहते हैं एक्यूट फ्लेयर। और ये एक्यूट फ्लेयर का कारण क्या है कि मान लीजिए अगर हाइपर यूरिसेमिया हो रहा है, तो जिसके चलते जब वो डिपोजिट होगा, मान लीजिए ये हाइपर यूरिक एसिड हाइपर यूरिसेमिया हो रहा है, तो इस हाइपर यूरिसेमिया के चलते जब ये डिपोजिट होगा, सेवरल जो फैक्टर्स जो हम बताए हैं कि यूरेट सॉल्युबिलिटी कम हो गया, चाहे आप द क्रिस्टल न्यूक्लिएशन फैक्टर अगर ज़्यादा हो गया, चाहे क्रिस्टल का ग्रोथ अगर ज़्यादा हो गया, क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा हो गया, तो वो डिपोजिशन होगा जॉइंट्स में। जब इनका जॉइंट्स में डिपोजिशन होगा, तो वहाँ पे जॉइंट्स में वो मैक्रोफेज को क्या कर देंगे, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। जब वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, तो ये इन्फ्लाम में
इन्फ्लेमोसोम को क्या कर देगा, वो इंट्रासेलुलर सेंसर्स है वो सेंस करेगा और वो इन्फ्लेमोसोम क्या कर देगा कि कैस्पेज 1 का ये रिलीज करा देगा और ये कैस्पेज 1 क्या करेगा फिर आगे चल के इंटरल्यूकिन 1 का प्रोडक्शन कराता है और ये इंटरल्यूकिन 1 अब वो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रोफिल्स है चाहे प्रो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और ये कारण बनाता है एक्यूट फ्लेयर का। ये कीमो अट्रैक्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा, चाहे सेवरल प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को भी वो अपने पास बुलाएगा और फिर से क्या कर देगा, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये आपको जो दिख रहा है इसको एक्यूट फ्लेयर का सिम्टम्स आपको देगा, जैसे कि स्वेलन हो गया, रेड हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया एट द फर्स्ट मेटाटार्सो फेलिंजियल जॉइंट्स पे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेड 2 के बारे में अगर दे रहा है तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या सस्पेक्ट करेंगे कि हाँ पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा है, मतलब हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है। हर हाइपर यूरिसेमिया में गाउट प्रिसिपिटेट नहीं होता, मतलब गाउट नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है हाइपर यूरिसेमिया किसी कारणवश ट्रांजिएंट भी हो सकता है, फिर इसके साथ अगर ज़्यादा दिन तक रहे तो वो ये जो अभी एक्यूट फॉर्म है वो क्रोनिक में भी चेंज होगा। तो जब क्रोनिक में चेंज होगा तो उसमें टोफाई का फॉर्मेशन होगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए तो सबसे पहले एक्यूट फ्लेयर का ये जो फॉर्मेशन हुआ, इस स्ट्रक्चर को एग्जाम में एक और नाम से आपके आता है, इसको कहते हैं पोडेग्रा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा पोडेग्रा के बारे में। फिर इसके बाद मान लीजिए कि जब ये जॉइंट्स में ये देखिए ये क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो ये जो भी यहाँ के साइनोवियल मेम्ब्रेन्स है चाहे ये सबको इरोजिव की तरह इरोजन कर देता है, बहुत सारा डैमेज यहाँ पे ये कर देता है और ये सब पेनफुल कारण बनता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर हम लोग रेडियोग्राफिक अगर इमेज की अगर हम बात करते हैं तो रेडियोग्राफिक इमेज में समझिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादातर अगर वो यूरिक एसिड का अगर डिपोजिशन होगा और वो जितना अगर मान लीजिए कि वो अट्रैक्ट कर रहा है कीमो अट्रैक्टेंस, चाहे जितने भी न्यूट्रोफिल्स को चाहे प्रो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस को जब अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके अट्रैक्शन से क्या होगा कि वहाँ पे जो लोकल बोन इरोजन भी कर सकता है और समटाइम्स इट मे लीड्स टू व्हाट इरोजिव अर्थराइटिस, इट में प्रिसिपिटेट व्हाट इरोजिव अर्थराइटिस। और ये इरोजिव अर्थराइटिस में क्या है कि नॉर्मली देखिए यहाँ पे ये जो इरोजन हो गया, यहाँ पे बोन क्या हो गया पंच्ड आउट लीजन की तरह हमें दिख रहा है, इट सिम्स लाइक व्हाट पंच्ड आउट लीजन। और पंच आउट लीजन के बाद क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इस इधर से स्ट्रक्चर जो है इधर से हैंग हो रहा है जस्ट डिस्टल और प्रॉक्सिमल टू द पंच आउट लीजन, एक द ग्रूविंग जैसे निकल रहा है। ठीक है, एक ऐसा एडजेसेंट बॉडी जैसे एज निकल रहा है। इस एज और स्ट्रक्चर को फाइनली इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं मार्टेल साइन। ठीक है, तो मार्टेल साइन जो है नॉर्मली आपको कब दिखता है, आपको गाउट डिजीज में आपको ये देखने के लिए मिलता है। फिर अगर बात करते हैं कि मान लीजिए कि इसके कि हम पेशेंट आया आपके पास और पेशेंट के आप क्या कर दिए कि नॉर्मली इसमें जो जांच कराते हैं वो इन्वेस्टिगेशन जो चॉइस होता है वो होता है आपका कि आप जॉइंट का एस्पायरेशन कराएं। जब पेशेंट का जॉइंट एस्पायरेशन हो गया जिसमें कि हम लोग किसका स्टडी करेंगे, साइनोवियल फ्लूइड का हम लोग जब स्टडी करेंगे तो साइनोवियल फ्लूइड में नॉर्मली जो ये सेल्स जो होता है, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो लगभग लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है साइनोवियल फ्लूइड में। लेकिन अगर गाउट में अगर बात करें तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो 3000 to 6000 सेल्स पर यूनिट माइक्रोलीटर हो जाता है। फिर ये जब MSU जब यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो वो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी जब हम इसका करते हैं, ये फ्लूइड का जब हम क्या करते हैं पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी जब करते हैं तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी पे ये जो स्ट्रक्चर है वो जो आपको येलोइश दिख रहा है आपका ये, ठीक है, वो निगेटिव क्या होता है कि निगेटिव बाइफ्रिंजेंट निडल सेप्ट क्रिस्टल आपको ये दिख रहा है, निगेटिवली बाइफ्रिंजेंट व्हाट
ये आपको नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स जो दिख रहा है, ये आपका किसका फीचर्स है, ये आपका फीचर्स है गाउट डिजीज का। ठीक है, बात करते हैं कभी कल क्या होता है कि ये जो गाउट जो है अगर क्रोनिक फॉर्म में जाता है तो क्रोनिक फॉर्म में ये आपका किडनी में भी ये डैमेज कर सकता है। और इस डिजीज को क्या कहते हैं कि अगर वो किडनी में इनका डिपोजिशन हो जाता है तो इसके चलते क्या हो जाएगा, यूरेट नेफ्रोपैथी, यूरेट नेफ्रोपैथी। और यूरेट नेफ्रोपैथी में वो नॉर्मली जो है वो किसको डैमेज करता है, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियम। ठीक है, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियम को ये डैमेज करता है। और मेनली आप देख रहे हैं मेडुलरी और जो है पार्ट में ये जो आपका डिपोजिशन हो गया है ये जो क्रिस्टल्स का। ठीक है, ये जो क्रिस्टल्स फिर ये डैमेज पूरे जैसे पैरेन्काइमल उस टिश्यू को, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम को क्या कर देगा, ये डैमेज कर देगा। तो ये आपका जो है अगर यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो किडनी पे भी इफेक्ट कर सकता है। बात करते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड पे अगर हम इसको देखना है तो अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या मिलेगा, थोड़ा समझिएगा इसको ध्यान से। ये है अपना नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, ये है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में क्या हमें देखना है कि मान लीजिए जो सबसे पहले जो ये आपका जो ये वाइटिस जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाइटिस स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मली क्या है कि जो बोनी कवरिंग है और उस बोनी कवरिंग के ऊपर जो ये इकोजेनिक लाइनिंग है, जो बोनी कॉन्टूर दिख रहा है आपको, ये है आपका बोनी कॉन्टूर। जो ये बोनी कॉन्टूर है वो नॉर्मली क्या है कि इकोजेनिक लाइन जो है नॉर्मली ऊपर, जैसे कि इसके ऊपर ये देखिए, ये तो है आपका बोनी कॉन्टूर। और बोनी कॉन्टूर के ऊपर अगर इसमें क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है हाइलिन कार्टिलेज के ऊपर, नॉर्मली क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका डिपोजिशन। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डबल contour sign. This double contour sign is formed when normally it results from what, urate crystals. ये urate crystals that normally coat what, that coat normally anechoic hyaline cartilage, anechoic हाइलिन कार्टिलेज। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नीचे, जो स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका हाइलिन कार्टिलेजिनस पार्ट है जो कि एनिकोइक फॉर्म में है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज। और ये हाइलिन कार्टिलेज एंड व्हाट इट कॉज एंड causes an echogenic line that follow what, that follow bony contour। तो ये बोनी कॉन्ट्योर को जो ये दिख रहा है नॉर्मली, यहाँ पे देखिए आपका ऐसे स्ट्रक्चर नहीं दिया है कि वाइटिस नहीं आया है स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे वाइटिस आया है। ये कॉन्ट्यूर लाइन है जो बोनी फॉर्म के जैसा होता है। वही क्या होता है कि इसमें भी MSU का डिपोजिशन होता है, तो इसके चलते वो भी क्या होने लगता है, ये इकोजेनिक लाइन शो होने लगता है। और इस इकोजेनिक लाइन शो को फिर इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डबल कॉन्ट्यूर साइन। तो ये नॉर्मली जितने भी स्ट्रक्चर हम बढ़ाए हैं ये आपको कहाँ दिखता है, यूरेट क्रिस्टल में। लेकिन एक और चीज़ जैसे टोफाई का जो फॉर्मेशन हम बता रहे थे, ये आपका टोफाई का फॉर्मेशन क्या होता है टोफाई। मान लीजिए कि अगर यही आपका जो एक्यूट जो फॉर्म ऑफ गाउट जो है अगर वही रिकरेंट हो गया, नॉर्मली रिकरेंट हो गया और बार बार अगर ये रिमिशन इसका हो रहा है, तो इस रिमिशंस के चलते ये जो नॉर्मली आपको कन्वर्ट होता है क्रोनिक फॉर्म में,
अगर क्रोनिक गाउट हो गया तो इस क्रोनिक गाउट में क्या होता है कि जो टोफेशियस अर्थराइटिस होता है, टोफाई का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये टोफाई क्या होता है, फॉर्मेशन नॉर्मली कहाँ होता है, इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड मे ऑल्सो इट कवर द पेरी आर्टिकुलर टिश्यू। इसमें क्या होता है, जैसे समझिए, जैसे ये आपका जो नॉर्मली टोफाई का जो फॉर्मेशन है, ये आपका नॉर्मली फाइब्रोवेस्कुलर जोन है, समझिए फाइब्रोवेस्कुलर जोन है। इस फाइब्रोवेस्कुलर जोन में क्या होता है कि इसमें बहुत सारा जैसे कि इन्फ्लामेटरी, इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं, इन्फ्लामेटरी कोरोना कहते हैं जिसको, इन्फ्लामेटरी कोरोना। इन्फ्लामेटरी कोरोना के साथ इसमें बहुत सारा टी सेल भी है, बहुत सारा न्यूट्रोफिल्स भी है, इसमें बहुत सारा जाइंट सेल्स भी है, और सेंटर पे जो होता है वो क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है नॉर्मली। इसमें बहुत सारा मैक्रोफेज भी है, टी सेल, मैक्रोफेज और प्लाज्मा सेल भी इसमें प्रेजेंट है, सेवरल मास्ट सेल इसमें प्रेजेंट है। तो ये सब स्ट्रक्चर मिला के एक पूरा एक क्रोनिक फॉर्म में, क्रोनिक सेटअप में ये क्या फॉर्मेशन करता है, टोफाई का ये फॉर्मेशन करता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, और ये आगे चल के इरोजिव अर्थराइटिस का ये कारण बनाता है, और ये टोफिसिस अर्थराइटिस का ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।